अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस्बा शुजान अंसारी और मैं एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ चाइल्ड सेंटर थेरेपी सर्विसेज में। तो आज हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मदऊ किया है अपने शो में, क्योंकि आप जानते हैं कि मई इज़ अ मंथ ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एंड स्पीच। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनीर अहमद, जो कि पायनियर हैं ऑडियोलॉजी के, और उन्होंने पीएचडी की हुई है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच में। और क्योंकि वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं और ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं, तो एक हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड उनसे मिलता है। तो वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। I am Dr. Munir. I'm an audiologist and speech language pathologist teaching in different universities. I started from Karachi University. Now I'm teaching in the Rifa University and Isra University. Mainly my work is in auditory rehabilitation, assessment and auditory rehabilitations. सर वेलकम टू आवर शो। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज हियरिंग लॉस? ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? हियरिंग लॉस जो कि हम अगर हम अपने क्लाइंट्स की बात करें, जो बच्चे हमारे पास आते हैं और जो उनको हमारी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ये यूजली सेंसोरियल हियरिंग लॉस के साथ आते हैं। और पाकिस्तान में तो सीवियर एंड प्रोफाउंड ही ज्यादा हमारे कैंडिडेट बनते हैं, अदरवाइज माइल्ड और मॉडरेट भी मैनेजमेंट होनी चाहिए। और उसमें अब ये किनका लेवल कितना है और क्यों इसको कैसे, फर्स्ट थिंग इज दैट ABR पे कुछ भी रिपोर्ट आए, द चाइल्ड इज कैंडिडेट फॉर hearing aid or cochlear implant. Cochlear implant later on decided, firstly he must wear a hearing aid at least 3 months. और जो एटलीस्ट 3 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो उसे अवेयर कर देती है इवन कॉक्लियर इम्प्लांट को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि अनलेस वो उनका अब्सेंट हो कॉक्लिया, देन हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसके हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट ना किया जाए, अदरवाइज दे आर कैंडिडेट फॉर द हियरिंग एड फॉलोड बाय कॉक्लियर इम्प्लांट। अच्छा सर, इससे मुझे सवाल आया कि व्हाई शुड वी गिव देम हियरिंग एड? हियरिंग क्यों जरूरी है? व्हाई नॉट साइन लैंग्वेज? जी सर। हियरिंग इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज उस तरह से किसी तरह भी हम उनका इनपुट ले ही नहीं सकते अगर हमारे पास हियरिंग नहीं है। सेकेंडली, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सारी ऐसे लोग हैं जिनकी हियरिंग है, तो जब भी मेजॉरिटी किसी में हो तो हमें उसका पार्ट अगर बनना है, अगर हमने मेन स्ट्रीम में जाना है, अगर हम उनके साथ इंटरेक्शन करना है, तो इम्पॉर्टेंट इज कि हम सुने और बात करें सुनकर। साइन लैंग्वेज की मीनिंग ये है कि हम एक सेग्रीगेटेड ग्रुप तैयार कर रहे हैं और वो उन लोगों के साथ तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में उनका आउटकम का लेवल बहुत लो हो जाता है और वो एक डिसेबिलिटी डिसेबल पर्सन का बिहेव है थ्रू द लाइफ। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो उनके पास कम्युनिकेशन है, वो स्पोकन लैंग्वेज उनकी डेवलप हुई है, तो उस लेवल पे वो हमारा पार्ट बन जाते हैं। और वर्ल्ड में फाइनली जो डिसीजन आया, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, दैट इज मेन स्ट्रीमिंग डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो। तो हियरिंग तो ऐसी है कि जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अदरवाइज दूसरी डिसेबिलिटी में माइट भी कुछ थोड़ा रह जाता है, लेकिन हियरिंग में तो अगर टाइमली काम किया जाए, टाइमली इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर टाइम गुजरने के बाद काम किया जाए तो फिर कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। अच्छा सर, इससे मुझे ये पता चला कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की लाइफ बनाने में। तो पाकिस्तान में अर्ली इंटरवेंशन पे क्या काम हो रहा है? अभी कुछ लास्ट 5 to 10 years में कुछ चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं, लेकिन सेंट्रली गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है कि हम अर्ली इंटरवेंशन लॉन्च करें। अदरवाइज सेपरेट कुछ 1-2 हॉस्पिटल करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा उसमें रब्त नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद फाइनल ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ में अगर अर्ली इंटरवेंशन शुरू करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज एंड स्पीच एट पार ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन डेवलप होती है और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनका पार्ट बन सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल जिंदगी गुजारते हैं। अदरवाइज कंप्रोमाइजेज ही होते हैं अगर हम
अर्ली इंटरवेंशन ना करें। अभी ये इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली इंटरवेंशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह लांच होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग का बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो बल्कि लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसमें तो ये हुआ कि बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज उनकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, जिसके लिए गैजेट्स मौजूद हैं। और स्क्रीनिंग के बाद फिर हियरिंग एड से स्टार्ट लेना चाहिए, और उसके साथ साथ उनकी ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। अगर हम स्पीच डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो ये फलाह पर पूरी लाइफ उसके साथ चलता है। और इसको हम इस तरह लेते हैं कि अगर किसी के ब्रेन में हमने उसकी साउंड से स्टिमुलेट ही नहीं किया तो उनके ब्रेन में लोगों के हिलते हुए चेहरे तो होते हैं, लेकिन उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बहुत पीछे रह जाती है। मतलब सर, इससे हम ये देखते हैं कि लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। हमारे अक्सर पेरेंट्स से भी अगर बात हो तो दे आर ओके विद लिप रीडिंग। सो आप अगर लिसनिंग के बारे में बताएं कि व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। लिप रीडिंग तो सीखना उनके लिए आसान है, व्हाई वी हैव टू डेवलप लिसनिंग? क्योंकि जो लिप रीडिंग है उससे जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है, वो बच्चा शुरू में तो अल्फाज कुछ बोल लेता है और में भी कुछ देर तक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो मेन स्ट्रीम के स्कूल में जाता है वो कभी भी एट पार ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो देखता रहेगा टीचर को, और फिर लिप रीडिंग में बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं हम लिप रीड कर सकते, बहुत कम अल्फाज है जिसे हम लिप रीड कर सकते हैं, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा जो अंडरस्टैंडिंग का वो रह जाता है। तो वो बच्चे जिसपे बहुत ज्यादा मेहनत की गई, काफी इम्प्लांट भी हो गया, पेरेंट्स ने भी पैसा खर्च किया, सब ने किया, वो ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन या लिसनिंग डेवलपमेंट पे अगर हमने काम नहीं किया तो वो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो स्कूल से वापस घर आ जाते हैं या बहुत ही उनका पार्ट नहीं बन सकते, जी सर। उस तरह डेवलप नहीं कर सकते। क्लासरूम में तो सब चीजें डेवलप होनी चाहिए। जी सर। सर अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन पे अगर हम जाएं तो पाकिस्तान में अक्सर अगर हम देखें तो 5 साल के बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट हो रहे होते हैं या उन्हें हियरिंग एड लग रहे होते हैं, जबकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट गुजर चुका होता है। तो इस लिहाज से हम अपनी क्या कोशिशें कर सकते हैं? अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, आई हैड अ पर्सन जिससे हमें तो पता चला और हमने अपने बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन चूज कर लिया और उसके फवायद हैं, लेकिन हर पेरेंट इतना नॉलेजेबल नहीं होता। सो हम इसके उसके लिए ये जरूरी है, जी, इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे जितने भी मीडिया वाले हैं जी, वो भी अपना पार्ट प्ले करें और हम भी अपना पार्ट प्ले करें, और इस चीज को एडवोकेट किया जाए कि वर्ल्ड में डेवलप कंट्री में दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। जी सर। फर्स्ट ऑप्शन कि हम अर्ली डिटेक्शन कर लें, फिर उसके बाद उसकी प्रीरेक्विजिट है कि अर्ली एम्प्लीफिकेशन हो और दैट आरटी ट्रेनिंग मेन स्ट्रीम में हो, जी, नॉट विद लिप रीडिंग। तो ये तो है स्टैंडर्ड। जी अब सर। हमारे कंट्री में जो 5 साल के बाद आता है तो हम अपना वक्त और पैसा दोनों गलत टाइम पे कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर। गवर्नमेंट फंडेड भी होती है, काफी इम्प्लांट भी हो गया, बहुत सारे हो गए, सीडी हॉस्पिटल में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, लेकिन उसका आउटकम अगर हमने जी, इस तरतीब से नहीं किया। तरतीब यह है कि जब अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट की, जब हमने 6 मंथ 7 मंथ में हमें पता चला, और यूजुअली परफॉर्मर फेयर का पता चल जाता है, तो जी, उसके ऊपर है उसकी तो लिस्टिंग कुछ ना कुछ चल ही रही होती है। जी जब सर। हमने उस पर काम शुरू किया और उसकी आरटी ट्रेनिंग जब शुरू की और उसकी प्रीरेक्विजिट को फुलफिल किया, यानी लिप रीडिंग के अलावा काम किया, तो फिर उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, ब्रेन में कुछ ना कुछ आवाजें जाना शुरू होगी, और फिर हम देखते हैं या स्पीच थेरेपिस्ट देखता है कि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है क्या उस हेयरिंग एड के साथ, वो किस फ्रिक्वेंसी को उठा रहे हैं, किसको नहीं उठा रहे हैं, वो उनके लिंक साउंड और बाकी ट्रेनिंग के साथ पता चल जाता है। वो जिस जिस फ्रिक्वेंसी को उठा रहे होते हैं उसको फिर असेस किया जाता है, क्या इस फ्रिक्वेंसी से ये आगे चल सकता है या नहीं, और ये डिसीजन जल्दी जल्दी होने चाहिए। अगर वो नहीं आगे चल रहा है तो फिर वो कैंडिडेट है कॉकलियर इम्प्लांट का, और हम बकायदा डिसाइड कर रहे हैं कॉकलियर इम्प्लांट का क्यों कैंडिडेट है, क्योंकि ये आवाज दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, जो इस ट्रेनिंग के साथ वो फाइनली वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट। और अगर कॉकलियर इम्प्लांट, अगर इनिशियल ट्रेनिंग भी साथ चल रही है, उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट 1 साल में या इवन 2 years में भी हो जाता है, लेकिन उनकी ब्रेन स्टिमुलेशन हो रही है, तो देन वी कैन डेवलप लैंग्वेज एट पार ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। अदरवाइज अगर हम उस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, सिर्फ डायरेक्टली हमने 5 साल का बच्चा लिया, कॉकलियर इम्प्लांट कर लिया, टीवी पे दिखा दिया, पहले वो बेचारा ऐसे ही था, ऐसे बहुत सारे सियासी तौर पे भी बहुत से लोगों ने दिखाया, इतने साल का बच्चा है, और फिर उसको जब वो बात करता हुआ दिखाते हैं तो वो दे आर ऑल लिप रीडिंग,
अनफॉर्चुनेटली ये है। तो लिसनिंग डेवलपमेंट इज अ बेस और इसी पे काम होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएंगे अगर लिप रीडिंग पे काम चलेगा। सर सर अगर हमारी स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल ऑडियोलॉजिस्ट हर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, सो हम पेरेंट्स को ऐसी क्या टिप दें कि वो अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स आर क्लूलेस, उन्हें कोई पहले से काउंसलिंग नहीं होती कि बच्चा इस तरह होगा, बच्चे रोते हैं, लाइक दे आर कंफ्यूज। सो हम पेरेंट्स को कैसे ऐसे गाइड करें कि अच्छा अब आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं अभी जा सकते, तो आप अपने बच्चों की क्या क्या माइलस्टोन्स चेक करें कि ये सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, सर उसके हवाले से अगर आप बताएं। क्योंकि इनिशियली मदर को जी अगर परफाउंड है या सवेयर है, जी कुछ ना कुछ अंदाजा होता है कि कुछ कमी है। जी उस कमी को उसे किस तरह पता चले, वो तो एक मेन सी है कि अगर वो बच्चा सोया हुआ है, दरवाजा बंद करे फिर भी आवाज नहीं जा रही है, वो चौंक नहीं रहा है, या लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि मदर तो कुछ ना कुछ जान रही है, लेकिन हमारे सराउंडिंग के लोग जो हैं वो उसको एडवाइस करते हैं, नहीं ये सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, इस तरह करते हैं। तो उनकी जो भी बिहेवियर चेंजिंग एक नॉर्मल बच्चे की होती है, वो उसके स्टार्ट रिफ्लेक्स होते हैं और वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है साउंड के साथ, जी सर लेकिन वो बच्चा साउंड के साथ उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, इवन 3 मंथ वाले एज हो। जी सर और उस इंटरेक्शन को देखते हुए और बहुत चीजों को सामने रखना पड़ता है, जिसमें अगर फैमिली में डिसेबिलिटी है उसे फौरन जाना चाहिए, अगर अदरवाइज कोई डिसेबिलिटी आ रही है उसे फौरन, लेकिन बहुत से ज्यादा केसेस हैं जिसकी फैमिली में डिसेबिलिटी नहीं होती और कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलती, तो पेरेंट्स जो हमारे जीडीएम्स हैं उनके पास जाते जरूर है किसी ना किसी कैटेगरी में, उनको कम से कम अर्ली इंटरवेंशन पे इतना ज्यादा अंदाजा होना चाहिए कि इसका आउटकम कैसे आ सकता है, तो वो अगर रेफर करें तो चलता है। अब क्या है, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकले हैं यहाँ पे उनको इमीडिएट जॉब मिल रहा है, जी सर लेकिन विदाउट इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के साथ अगर इन सब हॉस्पिटल में जो डीएचक्यू में अभी अपॉइंटमेंट हो रही है, जो भी आइडियोलॉजिस्ट यहाँ से निकल रहा है वो पहले से ही वहां अपॉइंट हो जाता है, ये इतनी अवेयरनेस गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। अब उनको क्विक किया जाए और अर्ली इंटरवेंशन पे उनको एडवाइस किया जाए हायर अथॉरिटी को कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम समझा लेंगे किसी को और वो इंशाल्लाह ये काम चलेगा, लेकिन ये बहुत स्लो है, दुनिया में भी इतना स्लो ही चला, हम तो बहुत ही पीछे हैं। अगर हम ये जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग की वो रिकमेंडेशन पढ़े तो ये 80s से इन्होंने शुरू किया कि अर्ली इंटरवेंशन या असेसमेंट होने चाहिए, चलते 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 फाइनल जो 2000 के बाद हुआ कि हर किसी की होनी चाहिए। तो इसी तरह सिलसिला तो इसी तरह चलता है, लेकिन कंसर्न लोग सिर्फ पेरेंट्स ही नजर आते हैं, बाकी लोग इस पे काम नहीं करते। तो वो ये है कि हम हर जगह हर फॉर्म पे, इवन अगर जैसे ये एजुकेशन प्रोग्राम अभी टीवी पे चल रहा है, इस पे कुछ वक्त इस पे भी हो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, तो इससे काफी अवेयरनेस आ सकती है। सर एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट एज अ टीम कैसे चले इसमें? इनफैक्ट बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडियोलॉजिस्ट की हैं वो फुलफिल करके फिर वो अगर ट्रांसफर करता है स्पीच को तो फिर तो बहुत रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही काम के लिए है। इवन ऑडियोलॉजी डिसिप्लिन ही स्पीच थेरेपिस्ट की थॉट थी। और अगर हम देखते हैं 1935 में जो फर्स्ट वोल्टर रिव्यू पब्लिश हुआ, उसमें ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट ने सोचा कि हमें अब उसे वो सुनाना चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी सुनता है, और इसकी बेसिस पे और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ऑडियोलॉजी डिसिप्लिन सामने आया। तो स्पीच थेरेपिस्ट और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ऑडियोलॉजी का लेटेस्ट डिसिप्लिन पढ़ते हैं जिसमें पहले बहुत से कंपोनेंट हुआ करते थे, ये यूएसए ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, उसमें ये ऑडियोलॉजिस्ट का ही काम है। हाफ वो पढ़ते हैं टेस्टिंग और हाफ वो पढ़ते हैं रिहेबिलिटेशन। और अब जो हम कल कर रहे हैं कि माइट बी ऑडियोलॉजिस्ट का नाम रिहेबिलिटेशन ऑडियोलॉजिस्ट ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे हमने लेट से किसी बच्चा आपके पास आ गया, वो परफाउंड है, आपने असेस कर लिया, पेरेंट्स को गाइड कर दिया, और पेरेंट्स ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर विदाउट पेरेंट्स कुछ काम हो रहा तो नथिंग, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर आपने उन्हें हियरिंग एड एडवाइस किया। अब दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट कि वो उस लेवल तक ले जाए स्पीच थेरेपिस्ट जो भी उनके साथ मिलके कि उनको बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट करे, ये देखो जी इसे आवाज आ रही है,
अब हम आगे चलेंगे। तो ये दोनों का बिल्कुल चोली दामन के साथ है। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट कहे कि मैं काम कर लूंगा तो नहीं, और स्पीच थेरेपी कहे कि मेरे अकेले से काम हो, उसे बार बार फीडबैक देना है स्पीच थेरेपिस्ट ने कि हम इस तरह इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये चीजें सीख रहा है और ये चीजें इसमें नहीं सीख रहा। उससे फिर रेडियोलॉजिस्ट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये साउंड जो है ये किस फ्रिक्वेंसी पे की साउंड है और इस फ्रिक्वेंसी पे कौन से अल्फाज आते हैं और इस साउंड को किस तरह उठाना चाहिए। वो लिंक साउंड से भी टेस्ट किया जा सकता है। और जहां जहां ये चीजें आगे चलती हैं तो इंशाल्लाह ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा। बार बार अगर हेयरिंग एड तो हेयरिंग एड की प्रोग्रामिंग, और कॉक्लियर इम्प्लांट है तो कॉक्लियर इम्प्लांट की मैपिंग अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट, उसकी बेसिस पे ये करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद से कर ली ये ऐसे इतना नहीं, वो आके बताएगा कि हमने इस फ्रिक्वेंसी में ये साउंड थी, इसको इससे उठाना कुछ दिनों के लिए कम कर दिया है, फिर उसको रूल आउट करेंगे क्यों कम कर दिया है, या अगर हेयरिंग एड है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, या अगर कॉक्लियर इम्प्लांट है तो उसमें क्या है। कॉक्लियर इम्प्लांट फेलियर होते हैं, जी सर। वर्ल्ड में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों नहीं होते। यानी कि जब जब आप कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं जी और री इम्प्लांट होता है जी और 5 to 10% होता है। जी। यहाँ हमने कभी सुना भी नहीं। सर बस वो हम बता भी नहीं सकते कि क्या वजूहात है वो चीजें बिकॉज इम्पोर्टेंट है। जी फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। फीडबैक पेरेंट्स आर नॉट सो लिटरेट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मदर्स का एक ग्रुप चलाती हूँ जिसमें हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि एज अ मदर मैं उन्हें समझा रही होती हूँ, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे का मॉडल क्या है। सो उसमें पेरेंट्स को एजुकेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सो हम क्या ऐसा स्टेप लें कि हमारी मदर्स जो कि पढ़ी लिखी ना भी हो लेकिन उन्हें इतना पता हो कि मेरे बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसे 6 लिंक साउंड पे कैसे टेस्ट करना है, क्या करना है, तो आप उसमें अगर हमें कुछ गाइड करें। क्योंकि जैसे ही एक मदर एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद आ जाती है, जी तो दिस इज द जॉब ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट कि उनको साथ बैठाकर ट्रेन करे और उनको वो स्टेप ऑलरेडी ट्रेनिंग के जो हम कर रहे हैं वो देखे और देखने के बाद उसको होमवर्क दें कि ये हमने आपको स्टेप दिए, ये आपने कर। मदर जो होती है वो मदर होती है, जी उसमें ऐसा नहीं कि वो पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई जी है। सर। बहुत सारी मदर जो बिल्कुल नहीं पढ़ी वो बहुत एक्सीलेंट काम करती हैं, और जी बहुत सारी जो बहुत ज्यादा पढ़ी हैं वो नहीं करती। जी सर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, हम उन्हें ट्रेन नहीं कर पाते। तो उसे अपना पार्ट बनाएं। जब जी तक आप उसके एज ए स्पीच थेरेपिस्ट या आइडियोलॉजी आप उसकी फैमिली के मेंबर नहीं बन जाएंगे, वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं करेगी, आप पे यकीन नहीं करेगी, तो उस वक्त काम नहीं बनती। क्योंकि ये एक पूरी लाइफ का प्रोसेस है आपका और उनका, ये रिश्ता चलना है, आइडियोलॉजिस्ट हो या स्पीच थेरेपिस्ट हो। जी सर। तो उसे आप पे कॉन्फिडेंट जब होगा तो जब आप उसको ट्रेन करें, हर स्टेप पे ट्रेन करना है। लेट्स से कि आपने एक घंटे का सेशन लिया, वो सेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जी इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस सेशन में आपने मदर को क्या कुछ ट्रांसफर कर दिया, और उसको नेक्स्ट जब भी वो आती है, अगर 3 दिन के बाद आप सेशन लेते हैं या 1 हफ्ते के बाद लेते हैं, तो वो सबसे पहले वो सबक जो उन्हें दिया हुआ है, जो उसके ब्रेन में आपने ट्रांसफर किया, उसके ब्रेन से निकले कि ये मैंने किया है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसा इसका कुछ सिलेबस नहीं होता जी आरटी ट्रेनिंग का। ये डे बाय डे उसमें चेंज आती है और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसने ये कहां से सीखा और ये क्यों बोल रहा है। ये ब्यूटी है अगर हमने लिस्टिंग डेवलपमेंट की। अदरवाइज अगर वर्ड सिखाते रहेंगे तो चीजें नहीं बनती। आपने इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, रिच टॉकिंग इन्वायरमेंट विद मीनिंगफुल लैंग्वेज, स्पेशली इन हाउस, अपने घरों में। क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इन्वायरमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती थेरेपी रूम में। यहाँ ट्रेन किया जाता है, डेमोंस्ट्रेट किया जाता है, सिखाया जाता जी सर। हम तो खुद कहते हैं कि 30 मिनट के सेशन में हम क्या सिखा देंगे, ये तो मदर का काम है कि कितना होता है कर सकें। है। उन्हें ट्रेन करें। जी सर, एक और मसला आजकल आ रहा है स्क्रीन का। मोस्ट बच्चे स्क्रीन में ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से उनके कॉक्लियर इम्प्लांट भी हो इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो रही। तो आप क्या कहते हैं एक कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे को कितना टाइम स्क्रीन में लगाना चाहिए और कितना टाइम नेचुरल लर्निंग एनवायरनमेंट में गुजारना चाहिए? जो स्टैंडर्ड वर्ड में हो रहा है, जी वंस और ट्वाइस अ वीक तो एक थेरेपी सेशन होगी, जी सर। उसमें आपने उसको ट्रेन कर दिया। बाकी मदर को आपने ये कहना है कि आप ऐसे रहें जैसे एक कमेंट्री हो रही है हर वक्त घर में। जी सर। जो भी घर में काम हो रहा है, लेट्स से कि आपकी मशीन चल रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं,
जी, आपका बच्चा आपके साथ है, उसको आप ट्रेन करें, ये भी ये आपके हमने ये शर्ट ले लिया है, अभी हमने वो उठा लिया है, हमने ये डाल दिया है, अब ये मशीन से आवाज आ रही है, इसको साथ में ओह यस, आवाज है। और फिर लैंग्वेज जो है दैट डेवलप इन द एनवायरनमेंट, उसमें आपने अगर कुछ बाजार में जाना है, कोई चीजें लेनी है, तो वो चीजें आप इसका ख्याल ना करें कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी वो सर। सुन रहा है या नहीं, दैट इज नॉट, आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो ही हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट हमें पता चलता है या इवन बाकी तो हम उस तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं। भाई इसमें कमी है, तो ठीक से नहीं सुन रहा, ये अल्फाज कैसे सुनेगा, कैसे अल्फाज समझेगा। भाई क्या जब एक बच्चा पैदा होता है क्या वो सारे अल्फाज सुनता है? नहीं सुनता है। उसके साथ मदद कितनी देर उससे उसे एंगेज करती हैं, और वो लेटर ऑन इसको सुनकर और सुन के उसके लिसनिंग थ्रू, नॉट हेयरिंग के थ्रू नहीं, यानी कि पर्पसफुल हेयरिंग इज लिसनिंग, बा मकसद उनको सुनाना है। जब उनसे डेवलप करते हैं तो आस्ता आस्ता माशाल्लाह वो 1 साल में बोलना शुरू सब कुछ करता है। तो हमने जब कॉग्निटिव प्लान लगा या हेयरिंग, हमने सेम उसी तरह उसे ट्रेनिंग देनी है, लेकिन रिपीटेशन बढ़ा देनी है, बार बार एक काम को करना है। सर कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से चीख-चीख के बोलना शुरू हो जाते हैं, हियरिंग एड में भी, कॉक्लियर इम्प्लांट में भी, और हम देखते हैं कि बच्चे बहुत चीख-चीख के फिर रिस्पॉन्स देते हैं। सो इसके हवाले से आप क्या बताएँगे, गाइड करेंगे पेरेंट्स को? नहीं, हमें पेरेंट्स को तो बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करनी है, जी सर। उसमें ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, जी, क्योंकि उन्हें फौरन रिजल्ट नहीं आता, वो शायद समझते हैं कि ये सुन रही रहा। जी, तो सुनने के लिए जब इसकी टेस्टिंग आप लिंग साउंड पे करते हैं, तो वो लिंग साउंड में बहुत ऊंची नहीं बोलनी होती, जी वो सर। आपने नॉर्मल जो एक स्पीच है उसी तरह उससे बात करनी है, ताकि उसमें डेवलपमेंट भी वैसी हो जैसा हम उसे कहें। अदरवाइज उसे इस तरह से ऊंचा सुनने की आदत पड़ जाती है, और जब आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंचाता वो उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। जी तो सर। हमें जो है जितनी भी लैंग्वेज है वो बिल्कुल आम वे में करनी चाहिए, उसमें बहुत ऊंची ऊंची आवाजों में ड्रिल नहीं करनी चाहिए। हाँ, शुरू में जब आप हियरिंग एड एक्सेप्ट करा रहे हैं हुँ, और बच्चा हियरिंग एड उतार रहा है और आप चाहते हैं कि ये सुन ले, जब भी आपने उनको सुनना सिखा दिया, यानी कि आम तौर पे ये लर्निंग टू लिसन साउंड्स होती हैं जिससे स्टार्ट किया जाता है, और ये सब चीज नेट पे मौजूद है, आप जस्ट डालेंगे तो आपको पूरी साउंड सीक्वेंस के साथ आ जाएगी। और जी, साउंड हर लैंग्वेज की हुँ, एक ही होती है। इसमें ये कि हम अंग्रेजी में थेरेपी करते हैं या उर्दू में करते हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मदर लैंग्वेज क्या है। तो जी, हमने मदर लैंग्वेज में साउंड की बेसिस पे फिर लेटर मदर लैंग्वेज में बात करनी है, जो घर में ज्यादा बोली जाती है, हुँ, उसी आपको डेवलप करें। सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उसी तरह डेवलप होगी जैसे एक नॉर्मल बच्चों में होती है, वो दूसरा ले सकते हैं। और जो शुरू में आरटी ट्रेनिंग है उसमें आप पेरेंट्स के साथ लेट्स से कि हम डिफरेंट साउंड से स्टार्ट लेते हैं, और वो नेट पे जो भी मौजूद है उसमें कोई भी साउंड ले लेते हैं, और एसोसिएट करना है साउंड को उस चॉइस के साथ या ओरिजिनल चीज के साथ, जी सर। ताकि क्योंकि जब एक बच्चा डेवलप पैदा होने के बाद ही करता है तो एसोसिएट करता है, जी सर। उसके साथ एसोसिएट करता है जो किसी जानवर की आवाज है, किसी और चीज की आवाज, जब वो उसके साथ मदर की आवाज उसके साथ एसोसिएट करता है, वो सीखता है ये आवाज फलां चीज की है, और लैंग्वेज रिच हो जाती है। अदरवाइज ये साउंड और ये काम, इससे लैंग्वेज रिच नहीं होती। वो पूरी एनवायरनमेंट में जैसे मदर किसी दूसरे कमरे में आवाज देती है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो उसने ये रिच कर लिया कि इस आवाज के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, वो प्यार जो मदर देती है, और मेरे पास वो मेरी फीडिंग और मेरी जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो इस एक आवाज के साथ मिले जाती हैं। तो दिस इज द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट है। जी सर। सर आपने मदर के प्यार की बात की, तो मदर ईज़ क्या होती है और मदर ईज़ से किस तरह लैंग्वेज डेवलप एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में आप कर सकते हैं? मदर, मदर ईज़ जो माँ बच्चों से बात करती है, छोटे-छोटे बच्चों से बात हाँ की जाती है। हाँ, जो छोटे छोटे बच्चों से मदर बात करती है वो इनफैक्ट उसके साथ कभी बामकसद और कभी बेमकसद कुछ ना कुछ बातें करती रहती है, उसके ब्रेन में वो लैंग्वेज का एक तरीका ब्रेन में सेव हो रहा है। ये जी, क्या उसे उस बात का नहीं पता होता उस वक्त, ये मेरा बेटा है, तुम ये जूते पहन लो, तुम ऐसे कर लो, इधर लेट जाओ, ओ ये तो तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी हो गई हैं, ये कैसा अच्छा बन गया, तो बड़ा। तो ये अल्फाज के मानी वो भी नहीं समझ रहा होता जो 3 माह का है, लेकिन उसका जो
ताल्लुक है मदर का, और उसको एक्सपेक्ट करता है कि इससे कोई अच्छी चीज ही आएगी, तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ उन चीजों को वो स्टोर करता है और लेटर खुद से यही अल्फाज अपने ब्रेन से निकालना शुरू कर देता है। उसको कोई फीड नहीं किया जाता कि ये अल्फाज आपके ब्रेन में वही निकलेगा, नहीं, लैंग्वेज वो खुद से बना के, स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए। और उसका स्टार्ट मदर की जो शुरू की बातें और ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरह का वो पोलाइट होता है, जो चीखता है या लड़ाई करता है, इट डिपेंड्स आप उसके साथ कैसे हमने उनको डेवलप किया। सेम विद द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड जो उन्होंने डिवाइसेस लगाने के बाद किया जाता है। लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग है दैट इज इम्पोर्टेंट, वही चीज कई दफा करनी है। अदरवाइज अगर उतना कम करेंगे तो, क्योंकि उनके ब्रेन में अभी तक कोई चीजें नहीं, क्योंकि बच्चा 6 मंथ बिफोर बर्थ सुनना शुरू कर देता है, उससे पहले तो हम कोई काम शुरू कर नहीं सकते। तो जो वो समझे कि वो 6 मंथ एक नॉर्मल बच्चे से पीछे है, और फिर अगर हमने 6 मंथ और लगा ले तो 1 साल पीछे है। तो 1 साल के लिए वो सारी ट्रेनिंग जो एक नॉर्मल बच्चों के साथ की जाती है वो की जाती है, और विद गाइडेंस ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। सर, जिस दिन बच्चे को हेयरिंग एड लगते हैं, हम कहते हैं कि उसी दिन उसकी पैदाइश हुई है हेयरिंग की, तो हमने उसी तरह छोटे बच्चों के साथ ही स्टार्ट करना है, जैसे एक इन्फेंट है। अभी उसकी एज कोई भी है बच्चे की, अभी हम अर्ली इंटरवेंशन से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। जी सर। अगर आपने उनकी लिस्टिंग डेवलप करनी है, उसके नॉर्मल लोगों का पार्ट बनाना है, तो आपने फौरन आफ्टर बर्थ जो उसके साथ इंटरेक्ट लोग करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, उससे स्टार्ट लेना है। लेकिन शुरू में उन्हें ये जरूर बताना है कि ये जो आवाज है इस डिवाइस से आ रही है। तो जब हम कुछ आवाज निकालेंगे तो अदरवाइज तो बच्चा फौरन उतार के फेंक जाएगा बार बार। जब आप आवाज निकालेंगे और आवाज उसके कान में जाएगी, और फिर हम अपने कान को हाथ लगाएंगे ऐसे, इधर आवाज आ रही है, जैसे लेट्स से कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी की, ओ यहाँ आवाज आ रही है, ओ यहाँ, तो वो फिर उसे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। और फिर विद इन अ मंथ अगर मेरे से और थेरेपिस्ट ने अच्छी मेहनत की है, तो वो जो ये है कि भी इससे आवाज नहीं आती, ये सुनता नहीं है, उस वो फेज से वो गुजर जाते हैं, और पेरेंट्स को भी अंदाजा होता है ये सुन रहा है इससे। अब कितना सुन रहा है और बात, लेकिन बच्चा फिर हियरिंग एड अगर नहीं उतारता 1 माह के बाद, तो इसका मतलब कि आपकी वर्किंग ठीक है। अगर वो फिर भी उतारता है, उसका मतलब आप अभी तक उसको अवेयर करने के काबिल नहीं हुए कि भाई इससे साउंड आती है और दिस इज इम्पोर्टेंट। सर, जब हम हेयरिंग एड लगाते हैं तो हम मदर्स को कहते हैं कि आप रोजाना उसके साथ 6 लिंक साउंड करें, तो क्या आप 6 लिंक साउंड हमें सिखाएंगे ताकि हम मदर को एम्पावर कर सकें? हाँ, जब पहले हम उन्हें हियरिंग एड लगाते हैं तो जो पहली जो ट्रेनिंग होती है दैट इज लिस्टिंग साउंड, जो है लर्निंग टू लिसन साउंड, जिसमें अगर हियरिंग एड है तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लो फ्रीक्वेंसीज, अगर कॉक्लियर इम्प्लांट है तो वी स्टार्ट फ्रॉम द हाई फ्रीक्वेंसीज। अब लो फ्रीक्वेंसीज की जो साउंड है उसमें एरोप्लेन से हम लेट्स से स्टार्ट कर लेते हैं, या किसी डक से स्टार्ट कर लेते हैं, या स्टार्ट है, तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, लेट्स से कि हमने एक एरोप्लेन के स्टार्ट किया, तो एरोप्लेन दिखाने से पहले ही हमने आवाज निकाली, लेट्स से कि हमने कहा आ, अब वो उसे अटेंड नहीं कर रहा है, हम उसको बार बार फिर एरोप्लेन दिखाएंगे, फिर वो आवाज ट्रेन दे, फिर एरोप्लेन दिखाएंगे, और उसके साथ 1 या 2 साउंड साथ में शुरू कर देंगे। अब जब इस फेज से वो गुजर जाता है, फिर कि हम उस बच्चे को टेस्ट करें कि क्या वो सारी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है या कम सुन रहा है। जब हमने लो फ्रीक्वेंसी की साउंड भी उसे सिखा दी, कुछ हाई की सिखाई, कुछ मिड फ्रीक्वेंसी सिखाई, जब हमें ये अंदाजा हो कि हाँ ये कुछ सुन रहा है कुछ नहीं सुन रहा, फिर हमारा टेस्टिंग का मरना शुरू हो जाता है। फिर इसमें लिंक साउंड है, लिंक साउंड में कुछ लो फ्रीक्वेंसी है, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी है। आमतौर पर कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है ये बच्चे पहले उठा लेते हैं, लेकिन हियरिंग एड के साथ बच्चे जो है लो फ्रीक्वेंसी जो लिंक साउंड है और देन ये जो लिंक साउंड है इनको उठाते हैं। अब उस लिंक साउंड पर जब हमने इनिशियल मुख्तलिफ टॉयज के साथ या ओरिजिनल चीजों के साथ एसोसिएशन करके उसको डेवलप कर लिया, उसके बाद फिर ये टेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये 6 जो लिंक साउंड है
ये इस तरह रिप्रेजेंट करती है जैसे एक ऑडियोग्राम होता है। अभी हमारे पास पहले बच्चे का एक ऑडियोग्राम है, या बीरा तो नहीं, अभी एसएसआर होना चाहिए, उसपे हमें पता चले किस फ्रिक्वेंसी पे कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। इवन नहीं है, फिर भी ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेन ऑलवेज कि मस्ट बी अ हियरिंग एड। ये नहीं कि इस पे एसएस पे रिस्पॉन्स नहीं है, बीरा पे रिस्पॉन्स नहीं है तो इसको कॉक्लियर इम्प्लांट करा लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ट्रेनिंग है हियरिंग एड की शुरू में 2-3 माह की, वो बहुत फ्रूटफुल है आपको बाद में कॉक्लियर इम्प्लांट के एक्सेप्ट कराने में भी, और मदर और पेरेंट्स को ट्रेन होने में भी। वो ये सीख जाते हैं कि ये सारे काम हमने इसके बाद भी करने हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके एक स्ट्रेस होता है कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद, तो रिजल्ट इंसान जल्दी चाहता है। तो अगर हमने बेस पहले डेवलप किया हो तो रिजल्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 6 लिंक साउंड है, इसका सीक्वेंस लर्निंग कंडीशन साउंड के साथ साथ या इसके कुछ देर बाद, जब हम वो अभी हमें ही पहले हाँ जी ये सुन रहा है, क्या सुन रहा है ये भी अंदाजा हो गया, फिर रोजाना हम उसको ट्रेन करेंगे, किसी चीज को शिफ्ट कराएंगे, वो एज अप्रोप्रिएट चीजें होंगी कि वो या उस चीजों को अटेंड करेगा, या उसकी जो स्टार्टर रिफ्लेक्स आएंगे उस साउंड के साथ, तो वो फिर उसके साथ टॉयज और पिक्चर बाकी चीजें रिलेट करते जाते हैं, और वो टेस्टिंग लिंक साउंड से होती रहे। और फिर जब कभी भी मदर को या टीचर को लगे कि भाई इसमें कोई कमी आ रही है, तो उसको फौरन उस पे जो ऑडियोलॉजिस्ट से बात करेगी, भाई ये साउंड क्यों नहीं आ रही है, ये साउंड आ रही थी, वो अपने मैपिंग सेशन को उसके मुताबिक करे। हम क्या कहते हैं कि उसके मुताबिक स्पीच थेरेपिस्ट चले, नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट के मुताबिक वो उसे प्रोग्राम करे जब एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है सर। सर, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चों का हर्ज हुआ होगा, सो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कोई कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जा रहा होगा, किसी को हियरिंग एड लग रहे होंगे, सो व्हाट आर वी टेकिंग स्टेप्स? क्योंकि बच्चों का वक्त तो बहुत ज़ाया हो रहा है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम ये काम अर्ली एज में करते हैं तो उसके ब्रेन में सेकंड लैंग्वेज नहीं होती। जी सर। तो जब सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो तो वो उसे निकाल के दोबारा डालना चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जी सर। अब यह है कि अगर लेट्स से किसी का 3 माह डिले हो जाता है इस पेंडेमिक की वजह से, इट्स मीन को 1 साल पीछे चला गया दूसरे लोगों से। जब वो इसी तरह हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, अब ये है कि ये आप लोगों ने और बहुत से लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ क्लासेस लें ज़ूम के ऊपर, उन्हें ट्रेन करें। यानी कि ये छोटी एफर्ट है, लेकिन मामला ये है कि ये तो बड़े शहरों में कुछ लोग इसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोग जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं, वो नहीं उठा रहे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो जो भी इस पे एफर्ट्स करनी चाहिए कि किसी भी वे में विद कंप्यूटर या एनी वे, उनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, या इस तरह की एडवाइस बार-बार उनके ब्रेन में जानी चाहिए। एक पेशेंट है आपका, कहीं दूर चला गया, आप उसको मैसेज करें, आपने क्या काम किया है, कितना किया है, ये आवाज़ इसको सिखा रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे हैं, कहाँ जा रहा है। अगर वो कंप्यूटर की रेंज में आ सकता है, उसको एडवाइस वीक में 1 दफ़ा तो उन्हें किसी न किसी तरह अपने पेशेंट को, जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट या हुआ है या हियरिंग एड लगा हुआ है, आपके पास डेटा होना चाहिए, आप उसको कांटेक्ट ज़रूर करें। क्योंकि इसमें इवन लेट्स से कि वो जो बैटरीज़ है वो नहीं मिल रही, जी यानी सर। कि वो किसी शहर में आएगा तो बैटरी लेगा ना, वो तो बहुत दूर है। तो वो अपने उस आदमी से कांटेक्ट करे, क्योंकि टेलीफोन नंबर अमूमन होते हैं, जहाँ से भई मुझे ये बैटरी चाहिए। और अभी तो क्योंकि खुल गया है ये हमारा जो टीसीएस वगैरह है, जी तो सर। आप उसको, अभी वो आपकी फैमिली का पार्ट है, जिसके पास हियरिंग एड है, जिसके पास कॉक्लियर इम्प्लांट है, जिसकी पहली जिम्मेदारी तो ऑडियोलॉजिस्ट की और दूसरी जिम्मेदारी स्पीच थेरेपिस्ट की, वो इन चीजों को पूरा करे। जी और जितना भी कम से कम नुकसान हो, इसको हमने रिड्यूस करना है। बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकते, रिड्यूस करना है। और ऑनलाइन डिस्कशन होनी चाहिए, भले थेरेपी ना हो, डिस्कशन जरूर होती रहे, ठीक। ताकि पेरेंट्स को कन्विंस करना है हमने कि आप क्या ये कर रहे हैं, चलो बच्चे को लाओ, ऐसे कर रहे हैं भाई, ये तो आपने नहीं किया हुआ काम, तो वो आप उसको बार बार करें। फिर ईयर मोड्स के इश्यूज आते हैं, उसकी फिटिंग के इशू आते हैं, सब चीजें ठीक होनी चाहिए। और इसी तरह किसी भी तरह वहां तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है, जिसके पास भी ये डिवाइसेस हैं। जी और जनरल जो नए लोग हैं उसके लिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। जी सर। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक बच्चों के हवाले से तो ये हो गया, एक हमारा अडल्ट्स के लिए सवाल है कि प्रेस्क्राइब्ड यूसेज जो उन्हें होता है, सो उनकी इंटरवेंशन और फिर डू दे नीड थेरेपी? क्योंकि हमने बहुत सारे देखे हैं कि जिनका लेटर ऑन भी हो तो वो वन वर्ड लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं?
ये जो परफॉर्म डेफ पहले से हैं या बाद की बात? बाद प्रेस्बाइटिस में तो एक होता है ही कि साथ हुआ है जी। एज के साथ हुआ हो। जी, एज के साथ जिनको प्रेस्बाइटिस होता है, जी सर। उसका क्योंकि हमें रेट्रोकॉक्लियर अगर इश्यू है, हुँ, फिर हेयरिंग एड से कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो जी, फिर हमें उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आरटी थेरेपी की, जी, जिसके लिए बहुत सारे इस पे जो है प्रोग्राम भी हैं, जी, जिसपे वो बार-बार अपने आप को ट्रेन करते हैं आवाज़ के साथ। हुँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो हमारा हमारा रेट्रोकॉक्लियर है, खास तौर पे कॉर्टेक्स में जो आवाज़ें जाती हैं, वो उस तरह से नहीं सुनी जाती, जिस तरह से सुननी चाहिए। हुँ, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरटी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर थोड़ा-थोड़ा उनमें शुरू हो जाता है, किसी में बाय बर्थ होता है। तो एक कहना कि हियरिंग एड लगाने के बाद, प्रेस्बाइक्यूसिस के बाद सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। हुँ, हाँ, अच्छी हो जाती हैं अगर आपने हियरिंग एड लगाने के पहले उनकी स्पीच ऑडियोमेट्री की है और स्पीच ऑडियोमेट्री पे आपने रिजल्ट लिए हैं, इस पे कितने रिस्पॉन्स आए हैं और प्योर टोन पे क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि स्पीच ऑडियोमेट्री ही डिसाइड करती है कि ये बच्चा, ये बड़ा आदमी, ये बुजुर्ग क्या बातें सुनेगा और क्या नहीं सुनेगा। उसमें आपका अगर स्कोर 80 से कम आता है, तो फिर आपने एडिशनल उसकी हेल्प करनी है, उनकी थेरेपी करनी है। अगर ये थेरेपी मीन लिसनिंग डेवलपमेंट पे काम करना है और बार-बार उसको हिट करना है, कि वो साउंड को हम बार-बार उनको सुनाएँ। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है या अगर स्पीच थेरेपिस्ट सब आवाज़ों को देखता है कि इसमें क्या है, किस चीज़ में कमी है और उस पे करना है। तो हमारा एक ये कि हियरिंग एड से जो प्रेस्बाइक्यूसिस होता है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि हियरिंग एड में टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर उनके रेट्रोकॉक्लियन के इश्यूज की वजह से वो चीज़ों को उस तरह परसीव नहीं करते, तो इवन उसको फिर इस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आर्टरी ट्रेनिंग की। अभी हम इसको इस तरह देखते हैं कि अगर किसी को ये हियरिंग एड लगा हुआ है और उसकी जो अभी सीएपीटी के केस आ रहे हैं, क्रॉनिक जो प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, सेरेब्रल आर्टरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ, हियरिंग उनकी ठीक होती है, जी सर, बच्चों की हियरिंग ठीक होती है, जी सर, वो बात नहीं समझ रहे होते हैं। जी, उसको असेस करना पहले कि क्या ये सीएपीटी जो है, ये क्या है? वो हुँ, रेट्रोकॉक्लियर के सारे इश्यू हैं और उसके बाद फिर प्रिसाइज़ ट्रेनिंग, ये भी स्पीच थेरेपिस्ट का काम है। ऐसे पेशेंट उनके पास हैं, भई बच्चा सुनता ठीक है, टेस्ट भी किया, रिपोर्ट भी ठीक आ गई जी सर, और वो एडीएचडी भी नहीं है, उसमें ऑटिस्टिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुन रहा। अदरवाइज़ वो ठीक है, स्कूल में पढ़ता भी ठीक है, लेकिन टीचर की आवाज़ ठीक से नहीं समझता। तो हुँ, डिस्लेक्सिया के कुछ पेशेंट इसमें आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे स्पीच थेरेपिस्ट को अभी उसके लिए भी कुछ काम करना है, उसकी प्रिसाइज़ ट्रेनिंग है और इवन अभी तो उसको हियरिंग एड भी रिकमेंड किए जाते हैं, जबकि उनकी सुनाई बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। सो ये तो एक आपसे दोबारा बैठेंगे इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन के लिए, क्योंकि इस पे मेरा भी इतना नॉलेज नहीं है, ज़ाहिर है ये ऑडियोलॉजिस्ट का मेन सब्जेक्ट है। सो सर आपसे बहुत खुशी हुई ये करके डिटेल, और सर हम इंशाल्लाह आपके साथ और भी बैठेंगे और डिटेल में हम सर न्यू नेटल हेयरिंग के बारे में जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्ली इंटरवेंशन से हम और फ़ायदे कर सकते हैं और किस तरह हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बिठाना फैला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। मैं बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। हम समझ वालेकुम